are starting a second chapter of geography, forest and wildlife resources. Now we share this earth with millions of microorganisms, flora and fauna. Now this entire habitat that we live in has immense biodiversity. सबके पास बायोडाइवर्सिटी, हर चीज़ में बायोडाइवर्सिटी है. We humans, along with all living organisms, have a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on the system for our existence. अब हम अपनी existence के लिए इस बायोडाइवर्सिफिकल इकोलॉजिकल वर्ल्ड में we are dependent. Indirectly चाहे directly. For example, plants, animals and microorganisms recreate the quality of air we breathe, the water we drink, the soil that produces our food, without which we cannot survive, and in which forests play a key role. Now coming to biodiversity or biological diversity. It is immensely rich in wildlife and cultivated species, diverse in form and function but closely integrated in a system through multiple network of interdependencies. तो ये एक बहुत रिच वाइल्ड लाइफ है और बहुत सारी स्पीशीज़, बहुत सारी डाइवर्स फॉर्म एंड फंक्शन जो क्लोजली इंटीग्रेटेड मतलब क्लोजली जुड़े हुए हैं एक बहुत बड़े फंक्शन से और थ्रू इंटरडिपेंडेंसी मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना. Now flora and fauna in India. If you look around, you will be able to find that there are some animals and plants which are unique in your area. In fact, India is one of the world's richest countries in terms of its vast area of biological diversity and has 8% of the total number of species in the world. Now, कुछ होता है जैसे if you see, अब आप अपना एरिया ना देखो, आप नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया देखो. अब जो नॉर्थ इंडिया में चीज़ें मिलती हैं वो क्या साउथ इंडिया में चीज़ मिलती हैं? नो, बिकॉज बहुत जो स्पीशीज़ होती है वो डिपेंडेंट किस पर होती हैं? वो स्पीशीज़ डिपेंडेंट होती है क्लाइमेट पर, चेंज पर, हर चीज़ पर डिपेंडेंट होती हैं. अब अ पोलर बेयर यू कैन ओनली फाइंड इट इन द नॉर्थ पोल. सो आप क्या यहाँ पे पोलर बेयर रख सकते हो? नो, इट विल नॉट सर्वाइव. नाउ अब ऐसी ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल था. नाउ इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब हम लोग बहुत सारे स्पीशीज़ को शेल्टर करते हैं बोथ फ्लोरा एंड फौना में. एंड 8% पूरे वर्ल्ड की स्पीशीज़ हमारे पास हैं. दैट इज़ एस्टिमेट टू बी 1.6 मिलियन. दिस इज़ पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड. मतलब अभी काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं जो अभी डिस्कवर ही नहीं हुई हैं. बिकॉज इट कैन बी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इट कैन बी ओशन के जो अंदर रहता है. सो देर आर इन्यूमरस स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना. You have already studied in detail about the extent and variety of forest and wildlife resources in India. You may have realized that the importance of these resources in our daily life. अब कहीं ना कहीं आपने भी रियलाइज़ करा होगा ये सारे रिसोर्सेज अपनी डेली लाइफ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है. The diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted. अब जो फ्लोरा एंड फौना है वो इतनी अच्छे से जुड़ी हुई है, इतनी वेल इंटीग्रेटेड है कि जो हम लोग डेली लाइफ में उनको यूज़ करते हैं पर उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं. बट लेटली देर आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू इनसेंसिटिविटी टू आवर एनवायरनमेंट. अब ये हैं जो बहुत स्ट्रेस मतलब ग्रेट स्ट्रेस पर हैं बिकॉज ऑफ आर इनसेंसिटिविटी, बिकॉज ऑफ आर नेग्लिजेंस कि हम लोग इनको अच्छे से देखभाल नहीं कर रहे, इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं. लाइक एक बहुत वाटर. व्हाट इज़ वाटर? वाटर इज़ अ रिसोर्स.
Now we take water for granted. नल खुला छोड़ा या छू रहा है, that is we are taking water for granted, but there are many flora and fauna which we take for granted. Now over 81,000 species of fauna and 47,000 species of flora are found in this country so far. Of the estimated 47,000 plant species, about 15,000 flowering species are endemic to India. एंडेमिक मतलब इंडिजीनियस, मतलब जो सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती. तो समझ लो 47,000 प्लांट स्पीशीज़ में सिर्फ 15,000 सिर्फ हमारे इंडिया में पाई जाती हैं. Now some estimates that suggest that at least 10% of India's recorded wild flora and 20% of its mammals are on the threatened list. अब 10% तो wild flora और 20% mammals threatened list में, मतलब वो extent के वर्ड्स पर जा सकते हैं. Many of these now will be categorized as critical, that is on the verge of extinction, like cheetah, pink-headed duck, mountain quail, forest spotted owlet, and plants like Maducha insignis, a wild variety of mahua, and Hubbardea hepteneuron, a species of grass. In fact, no one can say how many species we have already been lost. अब पहले तो इतना रिकॉर्ड भी नहीं रहता था कि कौन सी स्पीशीज़ है कौन सी नहीं है. तो अगर हम पहले से अब तक आएँ तो अभी हम लोग के पास काउंट भी नहीं है कि हम लोग कितनी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो लॉस्ट हो चुकी हैं, जो अभी हम लोग को मिली ही नहीं है. टुडे वी टॉक ऑफ द लार्जर एंड मोर विजिबल एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट. बट व्हाट अबाउट प्लांट्स लाइक व्हाट अबाउट स्मॉलर एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स. अब जैसे वी नो डोडो और अ मैमथ, ये सब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, हमें पता है, लाइक डायनासोर्स ऑल्सो. बट क्या हमें पता है छोटे स्पीशीज़ और प्लांट्स के बारे में? नो, वी डू नॉट नो इतना. डू यू नो दैट अमंग द लार्जर एनिमल्स इन इंडिया 79 species of mammals, 44 birds, 15 reptiles and 3 amphibians are threatened, and this is a very great number. Nearly 1,500 plant species are considered endangered. Flowering plants and vertebrate plant animals have recently become extinct at a rate estimated to be 50 to 100 times the average expected natural rate. मतलब कोई भी रेट है उसको अगर हम 50 या 100 टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तब जाके ये रेट आएगा जिस स्पीड से वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं. नाउ वैनिशिंग फॉरेस्ट्स. द डायमेंशंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया आर स्टैगरिंग, शॉकिंग. मतलब द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड एट 78.92 million hectare, which is 24.01% of the total geographical area. Now this is very easy. It's basically most of the numbers, सारे surveys. According to the States of Forest report, the dense forest cover has increased by 10,098 square kilometers since 1997. However, this apparent increase in the forest cover is due to the plantation by different agencies. अब ये भी increase इसलिए हुआ है due to the plantation of different agencies. Now let us now understand the different categories of existing plant and animal species based on the International Union of Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN. What is the full form of IUCN? National Union for Conservation of Nature and Natural Resources. अब हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं काफ़ी सारे स्पीशीज़ में, लाइक
normal, endangered, vulnerable, rare, endemic and extinct species. Now normal species. Species whose population levels are considered to be normal for their survival such as cattle, seal, pine, rodents etc. अब इनकी पॉपुलेशन इतनी है कि सर्वाइवल नॉर्मल है, मतलब सर्वाइवल के लिए भी सही है. Endangered species. These are species which are in danger of extinction. The survival of such species is difficult. बहुत survival इनका difficult होता है इन species के लिए. If the negative factors that have led to the decline in their population continue to operate. अब जितने भी नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिन्होंने इनको लीड करा है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आने के लिए, अगर वो चलते रहे तो ये एक दिन एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. द एग्जाम्पल्स ऑफ such species are black buck, crocodile, Indian wild ass, Indian rhino, lion-tailed macaque and sangai, brown brow anteater deer in Manipur etc. Now there are many endangered species such as these. Now you have to learn also some endangered species. Examples are important. Definitions तो है ही हैं. Now coming to vulnerable species. What are vulnerable species? Species whose population has declined to levels from where it is likely to move into the endangered category in the near future. अब endangered तो हमें पता है कि जब वो extinction पर आ जाए, कि वो extinct होने का जिनका डर है उनको endangered species बोलते हैं. अब vulnerable species वो होती हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है और अब ऐसी पॉपुलेशन पे है कि वो इंडेंजर्ड में जा सकती हैं, वो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में जा सकती हैं. अगर जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो कंटिन्यू होते रहे तो वो इंडेंजर में चली जाएंगी. इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? इसके एग्जांपल्स है ब्लू शीप, एशियानिक एलिफेंट एंड गैंगेटिक डॉल्फिन etc. Now in this lockdown गैंगेटिक डॉल्फिन्स भी दिखी थी. सो अगर जैसे नेगेटिव फैक्टर हटे, पोल्यूशन हटा, ह्यूमन इंटरफेरेंस हटा, तो इनकी पॉपुलेशन में हल्का सा राइज हुआ. नाउ रेयर species with small population may move into the endangered or vulnerable category if the negative factors affecting them continue to operate. जितनी भी, जैसे अभी हमने ये इंडेंजर्ड, वल्नरेबल और रेयर स्पीशीज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर जितने भी नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो अगर चलते रहे तो ये और गंदे लेवल पर आ जाएंगी, मतलब और नीचे वाले लेवल पर आ जाएगी. जैसे वल्नरेबल से इंडेंजर्ड में आ जाएगी, इंडेंजर्ड से में एक्सटिंक्ट में चली जाएगी, ऐसे वाले में. The examples of such species are Himalayan brown bear, wild Asiatic buffalo, desert fox and hornbill etc. अब रेयर स्पीशीज़ इंडेंजर्ड या वल्नरेबल कैटेगरी में जा सकती हैं if negative factors continue to operate. Now coming to endemic species. These species which are only found in some particular areas, usually isolated by natural और geographical barriers. अब ये वो स्पीशीज़ है जो सिर्फ किसी पर्टिकुलर एरिया पे पाई जाती हैं, तो उस स्पीशी को हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशी. और वो आइसोलेट होनी चाहिए, मतलब आइसोलेट का मतलब होता है अकेली होनी चाहिए बाय नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर, या तो कोई नेचुरल बैरियर हो या कोई जियोग्राफिकल बैरियर हो. और इसके एग्जांपल्स हैं अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग एंड मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश. नाउ कमिंग टू एक्सटिंक्ट स्पीशीज़. These are species which are not found after searches of known or likely areas where they may occur. A species may be extinct from a local area, region, country, continent or the entire earth.
Now examples of such species are Asiatic cheetah and pink head duck. अब एक्सटिंक्ट का ज़रूरी नहीं है मतलब कि वो ऑन द फेस ऑफ अर्थ से गायब हो जाए, वो एक एरिया से भी एक्सटिंक्ट हो सकती है, एक कंटिनेंट से भी एक्सटिंक्ट हो सकती है, या फिर वो अर्थ से भी एक्सटिंक्ट हो सकती है. तो मतलब हमारे छोटे एरिया से भी कोई चीज़ एक्सटिंक्ट हो सकती है. दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज एन एक्सटिंक्ट स्पीशी. Now Asiatic cheetah, where did they go? The world's fastest land mammal, the cheetah, is a unique and specialized member of the cat family and can move at the speed of 112 km per hour. The cheetah is often mistaken for a leopard. Its distinguishing marks are long, teardrop-shaped lines on each side of the nose from the corner of its eyes to the mouth. प्रायर टू द 20th century, मतलब 20th century से पहले चीताज वर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अफ्रीका एंड एशिया. अफ्रीका और एशिया में पाए जाते थे. बट टुडे एशियन चीता इज़ नियरली एक्सटिंक्ट ड्यू टू अ डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे. प्रे का मतलब तो पता ही होगा, उनका शिकार. द स्पीशीज़ वर डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952. 1952 में ही ये स्पीशीज़ को डिक्लेयर कर दिया गया था. Now what are the negative factors that cause such fearful depletion of the flora and fauna? अब कौन से ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो ऐसा डिप्लीशन कर देते हैं फ्लोरा एंड फौना का? Now if you look around you will be able to find out how we have transformed nature into a resource obtaining directly and indirectly from the forest and wildlife. Wood, bark, leaves, rubber, medicine, dyes, food, fuel, fodder, manure, etc. अब ये सब चीज़ें जो हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं, सो इट इज़ वी ourselves who have depleted our forest and wildlife. अब जो मेन कॉज है वो तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही हैं, वो ह्यूमंस ही हैं. The greatest damage inflicted on Indian forest was during the colonial period due to the expansion of the railways, agriculture, commercial and scientific forestry and mining activities. क्यों कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे सबसे ज़्यादा था? बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे उनको वेलबींग से तो मतलब नहीं था, उनको रिसोर्सेज से मतलब था. उनको मिनरल्स चाहिए थे, उनको अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने थे, उनको स्पाइसेस चाहिए थे, उनको मेनली रिसोर्सेज चाहिए थे. और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इन द 19th सेंचुरी इन इंडिया, तो उससे क्या हुआ? रेलवेज़, मोर कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, माइनिंग एक्टिविटीज़, ये सब भी चालू हो गई थी. माइनिंग तो चलो तो भी पहले से हो आ रही है, बट द रेलवेज़ एंड ऑल ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही रिजल्ट था. Even after independence, agricultural expansion continues to be one of the major causes of depletion of forest resources. अब you will relate कि भाई एग्रीकल्चरल में भी तो कोई मतलब नेचर ही वो है, तो हाउ इज़ इट अ नेगेटिव फैक्टर? एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन इसलिए नेगेटिव फैक्टर है बिकॉज अगर हमें एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए तो हम रेजिडेंशियल लैंड को तो एग्रीकल्चरल लैंड बना नहीं देंगे, क्योंकि हमें तो रिच सॉइल चाहिए, तो हम फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे. अब हम फॉरेस्ट की सॉइल यूज़ करेंगे, मतलब जितने भी पेड़ हैं हम उनको काटेंगे, वहाँ पे क्रॉप लगाएंगे, फिर निकाल लेंगे. तो मतलब देयर इज़ नो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब सोर्स ऑफ ट्रीज आर ट्रीज, प्लांट्स आर प्लांट्स जो रोज़ मतलब एग्रीकल्चरल ईयर में हटे. So forest cover is really necessary. Between 1951 and 1980, according to the Forest Survey of India, over 26,200 square kilometers of forest area was converted into agricultural land all over India. Substantial parts of the tribal belts, especially in the northeastern and central India, have been deforested or degraded by shifting cultivation, jhum, a type of slash and burn agriculture. Now if you have any doubt till here,
or anywhere in the chapter, you are free to ask. Now let's read this also. Are colonial forest policies to be blamed? क्या हम कॉलोनियल की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उनको ब्लेम कर सकते हैं? Some of our environmental activists say that promotion of a few favored species in many parts of India has been carried through the ironically termed enrichment plantation, in which a single commercially valuable species was extensively planted and other species were eliminated. अब in many parts of the India क्या होता था? आयरॉनिकली टर्म्ड इनरिचमेंट प्लांटेशन. आयरॉनिक क्यों है? बिकॉज वो इनरिचमेंट प्लांटेशन नहीं थी, वो सॉइल को हार्म पहुंचा रही थी, वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स सारे ले रही थी. अब जो नेक्स्ट क्रॉप के लिए सॉइल के पास न्यूट्रिएंट्स नहीं थे, तो इसीलिए इट इज़ आयरॉनिक. इन विच अ सिंगल कमर्शियली वैल्यूबल स्पीशी. अब उसमें क्या कहता है? जो सिंगल वैल्यू, कमर्शियल वैल्यू के लिए उस प्लांट को लगाया जाता था और बाकी के जितने प्लांट्स थे उनको एलिमिनेट कर रहा था. तो सिंगल क्रॉपिंग होती थी, वो भी कमर्शियल प्लांट की. फॉर इंस्टेंस, teak monoculture has damaged the natural forest in South India, and cher pine plantations in the Himalayas have replaced the Himalayan oak and rhododendron forests. अब इसमें एग्जाम्पल क्या है? इसमें एक टीक मोनोकल्चर, जो एक टीक के फर्नीचर आर वेरी पॉपुलर. तो अब इसने किसको रिप्लेस करा? इसने डैमेज कर दिया है नेचुरल फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया. इसने साउथ इंडिया के नेचुरल फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि लोग अब टीक मोनोकल्चर के लिए प्लांट्स उगाते हैं. और द चर पाइन प्लांटेशंस इन द हिमालयाज. अब चर पाइन भी बहुत इकोनॉमिकली वैल्यूबल है, तो उसने रिप्लेस कर दिया हिमालयन ओक को एंड rhododendron forests. So we are doing till here only. We will continue in the next class.